हर मुश्किल में जो नहीं आता। भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की पूर्व संध्या पर साइंटिफिक कन्वेंशनल सेंटर में 24 दिसंबर को अटल गीत गंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विशिष्ट अतिथि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, महापौर सुषमा खरकवाल और वरिष्ठ भाजपा नेता नीरज सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास की कविताओं ने समा बांध दिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अटल जी राजनीति के अजात शत्रु थे। उनके पास सम व विषम परिस्थितियों में कार्य करने की अद्भुत क्षमता थी। जनता जनार्दन को सम्मोहन की अद्भुत साधना जिस एक महान व्यक्ति में देखने को मिलती थी, वह नाम अटल जी का था। गरीबों के लिए बनने वाली योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य, वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहे सम्मान व विरासत के सम्मान की आधारशिला अटल जी ने ही रखी थी। भाइयों और बहनों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती की पूर्व संध्या पर अटल गीत संध्या का यह अभिनव आयोजन अत्यंत अभिनंदनीय है और इस वर्ष में इसका और भी महत्व है। आप सब जानते हैं ना, जिन बातों को लेकर के अटल जी ने कभी लिखा था कि हिंदू तनमन हिंदू जीवन, जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए अटल जी ने जीवन जिया था, उन मूल्यों का एक मूर्त रूप प्रभु राम का भव्य मंदिर 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और देखो कितना अद्भुत संयोग है। यह वर्ष सदैव अटल जी की जन्म जयंती का शताब्दी वर्ष भी है। शताब्दी वर्ष 25 दिसंबर 1924 को सदैव अटल जी का जन्म हुआ था और जब पूरे वर्ष भर कार्यक्रम होंगे तब 25 दिसंबर 2024 को भव्य समारोह हम सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। राजनीति का एक ऐसा अजात शत्रु सम और विषम दोनों परिस्थितियों में कार्य करने की अद्भुत क्षमता, जनता जनार्दन को सम्मोहन की एक अद्भुत साधना, जैसे एक महान व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलती है। तो भाइयों बहनों, वह नाम है सदैव अटल जी का। अटल जी के नाम पे ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, उसका आयोजन करते हैं और हमारा सौभाग्य है कि पिछले 5 वर्ष से लगातार इस कार्यक्रम में मुझे सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इस अवसर पर सदैव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें हम उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वर्ष भर आज कार्यक्रम की शुरुआत ब्रजेश जी ने यहाँ पे अटल गीत संध्या से कर दी है। कुमार विश्वास जी भी आए हैं और मैं उनसे कहूंगा कि अब साहित्यकारों का समय इस रूप में आना चाहिए कि गांव से लेकर के प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर के अब कवि सम्मेलन अटल जी की स्मृति में गांव से लेकर के प्रारंभ किया, गांव में भी हो, स्कूलों में भी हो, विश्वविद्यालयों में भी हो और फिर अटल जी पर शोध भी हो। एक ऐसा व्यक्तित्व जो घरेलू मोर्चे पर या वैश्विक मोर्चे पर, विदेशी मोर्चे पर सफलतापूर्वक अपना राह बनाता हुआ गया। एक ऐसा व्यक्तित्व
जिसने मूल्य और आदर्शों की एक स्थापना की। एक ऐसा व्यक्तित्व भारत की राजनीति का, स्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, स्थिर सरकारें कैसे देश के लिए उपयोगी होती हैं, इसकी शुरुआत अटल जी ने 1998 से प्रारंभ की, जो आज लगातार चल रही है। वही परंपरा चल रही है। लोगों को परखने, जांचने का एक अवसर भी प्राप्त होता है। और वही चीजें अटल जी ने जो शुरुआत की, लंबे समय तक कार्य करते हुए भी हम मूल्य और आदर्शों के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा कर सकते हैं। भारत के अंदर, भारत के अनुरूप विकास के बड़े बड़े कार्यक्रमों को लागू कर सकते हैं। और यह सत्य अटल जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। भाइयों बहनों, तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, प्रभुता पाई काहि मत नाही। एक बात कही थी उन्होंने। और अटल जी ने क्या बात कही? अटल जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले न लगा सके। आप देखिए उनकी संवेदना को। हम बड़ी बड़ी बातें करें, बहुत ऊंची ऊंची बातें करें, लेकिन संवेदना समाप्त हो जाए एक कॉमन मैन के लिए, एक गरीब के लिए, एक नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, तो फिर उसको मनुष्य कहलाने का अधिकारी तो नहीं ही होगा। और मुझे लगता है कि बड़ी बात अटल जी ने उस समय कही, भारत की राजनीति को आईना दिखाया था, भारत को एक नई दिशा दी थी। और ये हम सब का गौरव है कि सदैव अटल जी के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया, एक लंबा राजनीति का लंबा अनुभव, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सानिध्य में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ मिलकर के भारत की भावी राजनीति का की रूपरेखा तैयार की गई थी। अटल जी ने सफलतापूर्वक उसकी आधारशिला खड़ी की और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसी आधार पर भव्य भवन का एक नया स्वरूप हम सब भारतवासी गरीबों के लिए बनने वाली योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य, वैश्विक मंच पर भारत को मिलना सम्मान हो या फिर विरासत का सम्मान, ये सब वही परंपरा है, वही विरासत है जो सदैव अटल जी ने जिसकी आधारशिला रखी। और इस अटल जी के शताब्दी महोत्सव के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, अनेक कार्यक्रम होंगे, इन कार्यक्रमों को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करना। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के स्तर पर, महाविद्यालयों के स्तर पर, जनपद स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, कमिश्नरीय स्तर पर, राज्य स्तर पर इसके बड़े बड़े आयोजन करवाएगी। स्थानीय नए लोगों को इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, छोटी हुई प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करेगी, स्कॉलरशिप जारी करेगी, अनेक कार्यक्रम इसके लिए आयोजित करेगी। और इस दिशा में अटल जी के महान व्यक्तित्व को जनता जनार्दन तक ला करके एक बार फिर से भारतीय राजनीति के लिए, उन मूल्यों की स्थापना के लिए, अटल जी जैसे व्यक्तित्व को नई पीढ़ी की प्रेरणा के लिए हम सब रखने का प्रयास करेंगे। आज सदैव अटल जी के शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से सदैव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कल मेरा सौभाग्य होगा कि कल मुझे उनकी पैतृक भूमि बटेश्वर में जाना है, वहां भी अटल जी के भव्य प्रतिमा का लोकार्पण करना है। अटल जी के पैतृक गांव में बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण और उनके शिलान्यास के साथ कल जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। और कल मुझे वहां जाना है, इसलिए मैं इस अवसर पर एक बार ब्रजेश जी को धन्यवाद दूंगा कि अटल जी की स्मृतियों को लगातार उन्होंने 18 से जिस प्रकार की जीवंतता के साथ आगे बढ़ाया है। ये अटल कन्वेंशन सेंटर
उसका एक जीता जागता उदाहरण है और अटल की संख्या उसका एक नवीनतम रूप है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सबका अभिनंदन करते हुए विश्वास करता हूँ कि अटल जी की परंपरा अनवरत आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आप सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके इस संवेदनशील व्यक्तित्व के लिए और आपके वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय की अतल गहराइयों से आपके आभारी। पवन अग्रवाल जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, वो इस व्यवस्था के अध्यक्ष होंगे और जो सबसे बेहतर थीसिस लिखेंगे स्टूडेंट या जो भी व्यक्ति, उनको प्रथम पुरस्कार के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से 1,01,000 रुपये पुरस्कार, उनको 51,000 रुपये का पुरस्कार और द्वितीय जो सर्वश्रेष्ठ शोध होगा उसको 25,000 रुपये का पुरस्कार फाउंडेशन की तरफ से दिया जाएगा। इस बार जब हम लोगों ने आयोजन समिति की बैठक की उसमें तय हुआ था कि इसमें आयोजकों को हम लोग लॉटरी से तय करें, कौन पहले आयोजक होगा। हम अपना दायित्व दूसरे को देना चाहते थे, तो पर्ची के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जब हम लोगों ने डाला तो सभी विधानसभाओं की पर्ची पड़ी थी लखनऊ जिले की, तो उसमें लखनऊ उत्तर ने ये पर्ची के माध्यम से इसको जीता है। तो लखनऊ उत्तर अगली बार इस कार्यक्रम के आयोजक होंगे और लखनऊ उत्तर के सभी माननीय पार्षदगण इसके आयोजक होंगे, माननीय विधायक जी आयोजक होंगे और अगली बार पर्ची के माध्यम से जिस विधानसभा का नंबर आएगा वो इसके आयोजक होंगे। इस प्रकार का फाउंडेशन के माध्यम से तय हुआ था। मैं सभी माननीय पार्षदगणों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सबकी मेहनत और लखनऊ उत्तर के सभी पार्षदों को, महापौर महोदय को, माननीय विधायक जी पर इस गुरुतर दायित्व को मैं सौंपता हूँ कि अगली बार जो कार्यक्रम होगा वो आप सब करेंगे। बाकी सब करो, ये जिंदाबाद छोड़ो। ये जिंदाबाद के चक्कर में मेरे जीवन के 7-8 साल बर्बाद हुए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और रामराज्य की अवधारणा नंदीग्राम में महाराज भरत ने जिस वेशभूषा में संपादित की 14 वर्ष, उसी वेशभूषा को धारण कर मंच पर बैठे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। देर तक मैंने संबोधन सुना लोगों का, तो मैं पंकज जो मेरे बहुत प्रिय अनुज हैं और जो मेरे विधायक भी हैं, मैं इनका वोटर भी हूँ, मैंने इनसे कहा कि मैं अटल जी के कवि सम्मेलन में आया हूँ कि भाजपा की रैली में आ गया हूँ। तो उसने इच्छा के अनुसार कहा भाई साहब आपके मुंह में घी शक्कर। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी देर के लिए ये अनुभव हो कि मैं एक कार्यक्रम में हूँ। जैसे अटल जी थे ग्वालियर में, मुझे बहुत सारे कम्युनिस्ट नेताओं ने बताया कि अटल जी अक्सर शाखा से लौटते हुए रुक जाते थे। एक चौराहा है, बड़ा मशहूर चौराहा है वहाँ सुबह सुबह कचौड़ी जलेबी बनती हैं। तो श्यामलाल गुप्त जी एक बहुत पुराने संघ के कार्यकर्ता ग्वालियर में हैं, अब तो दिवंगत हो गए, तो वो बताते थे कि भैया हम अपने डम्बरेटर स्कूटर पे लाते थे, तो अटल जी कहते थे अरे रोक लो भाई, कामरेड लोग बैठे, 2-2 हाथ हो जाए, तो रोक लेते थे। और उसके बाद वहाँ सुबह शाखा के बाद खूब सारा शास्त्रार्थ चलता था। चलते समय कहते थे श्यामलाल जी पेमेंट कर दो, तो कोई कम्युनिस्ट कहता था नहीं अटल जी हम कर देंगे। बोले नहीं, कामरेडों का मीठा नहीं खाना चाहिए। तो एक जो समय था जब समरस भाव से बातचीत की जाती थी, मुझे लगता है कि भारत की राजनीति को, भारत के विमर्श को इस समय अधिक सर्वाधिक आवश्यकता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में जो सौम्यता है, जो स्वीकार है, जहाँ एक दूसरे की बात सुनी जाती है, समझी जाती है, उसकी आवश्यकता है। मेरे लिए राजनीति का मंच नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। और नीचे ये 40-50 पत्रकार इसी घात में बैठे ही हुए हैं कि मेरे मुंह से कुछ निकले तो एक कल्ले चलाएं कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कुमार ने दिए संकेत। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, पिछले दिनों पार्लियामेंट को देखकर जो मुझे चिंता हुई, जो अंदर हुआ वो भी और जो बाहर हुआ वो भी, उसके बाद मुझे अटल जी बहुत याद आए। मेरा सौभाग्य है कि मेरे कवि सम्मेलन के शैशव काल में मुझे अटल जी का विशेष आशीर्वाद, स्नेह मुझे लगातार मिला।
क्योंकि कवि किसी भी पद पर पहुंच जाए उसके अंदर एक कवि बना रहता है, और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए भी उनके अंदर एक कवि की छटपटाहट रहती थी, जिसे शांत करने के लिए महीने 2 महीने में आदरणीय प्रमोद जी के माध्यम से वो दिल्ली के स्थित कुछ कवियों को बुला लेते थे, जिनको कविताएं सुनाते थे और सुनते थे। उन सौभाग्यशाली 3-4 लोगों में मेरा भी उनसे सत्संग रहा, और मैंने ये महसूस किया, ये जाना कि बड़ा आदमी किसी बड़े पद पर पहुंचने के बाद नहीं होता। असली बड़ा वो आदमी होता है जिससे मिलने के बाद आपको खुद को छोटा महसूस होता। मुझे तो ज्ञान भी नहीं था, मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि मैं देश के और विश्व इतिहास के और भारत के इतिहास में स्थायी भाव की तरह बस जाने वाले एक ऐसे समावेशी आदमी के साथ समय बिता रहा हूँ। 2 घंटे बिता रहा हूँ, 3 घंटे बिता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी ये अनुभव भी नहीं कराने दिया, कभी ये महसूस भी। मैं मुख्यमंत्री जी बताऊं, हम लोग एक जिस कस्बे से मैं हूँ पिलखवा से, वहाँ हम एक संस्था चलाते थे सृजन। मैं उसका अध्यक्ष था। जो महामंत्री है वो मेरा बचपन का साथी, आजकल जेल में है विभिन्न कारणों से। तो अटल जी उस बार चुनाव हार गए थे, और वो आदरणीय प्रकाशवीर शास्त्री जी के जो घर था उसके पीछे जो क्वार्टर्स मिलते हैं सांसद को, उनमें रहते थे। हमारे शहर के बहुत स्वनामधन्य पत्रकार थे शिव कुमार गोयल जी, जो वंदे मातरम में अटल जी के साथ सह संपादक रहे थे। अटल जी संपादक, वो सह संपादक 6 साल। अटल जी से उनकी दोस्ती थी। हमने कहा चाचा जी हमको इसमें कवि सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी मुख्य अतिथि चाहिए। उन्होंने लेटर लिख दिया, फोन होते नहीं थे। हम चले गए, अटल जी मिले, 3-4 लोग गए थे बस में चढ़ के, और उन्होंने हमें चाय वाय पिलाई और पूछा अच्छा क्या क्या तुम क्या लिखते हो, तुम कविता लिखते हो, अच्छा मैं आ जाऊंगा। लिखवा दिया उन्होंने। अब एक गंगा साय की धर्मशाला थी, हम उसमें सजावट कर रहे थे, क्योंकि हम मुख्यमंत्री तो थे नहीं कि लोग कर जाए, हम तो खुद ही करनी पड़ रही थी अपने हाथ। बढ़िया बढ़िया बिछाई जा रही है, मंच सजाया जा रहा है, दोपहर का समय था। उसके बाद सब्जी वालों की दुकान थी, तो सब्जी वाला अंदर आया, उसने मुझसे कहा कि भाई साहब वे आएगा जिन्हें तुम बुला रहे हो। तो मैंने कहा कौन आ गया? बाहर जाके देखा कि एक एम्बेसडर कार में एक सरदार जी बैठे थे ड्राइवर की जगह, पीछे पाल थी मार के अटल जी, और पास में कुछ किताबें और अखबार वो पढ़ रहे थे। हमने देखा अटल जी, तो हमने उनके पैर छुए। अच्छा, मैंने कहा वो कार्यक्रम तो शाम को है। नहीं वो मुझे पता है, शिव कुमार जी के घर जाना है, कोई बता सकता है क्या? तो मैंने कहा जी मैं चलता हूँ। तो आप देखिए बड़ा व्यक्ति क्या होता है कि मैं सौम्यता से, क्योंकि उससे पहले मैं कार में 2-4 बार ही बैठा था। एक बार चाचा की शादी में बैठ गया था, और एक बार पिताजी के किसी शिष्य ने बिठा लिया था। तो 12वीं करके बीए में आया था, इंजीनियरिंग छोड़ के आया था, वैसे ही शहर भर में तू हो रही थी कि पढ़ा नहीं ढंग से, डॉक्टर साहब का रहता। तो मैं बैठने लगा आगे की सीट पे, तो अटल जी ने कहा नहीं पीछे आओ, तुम तो वो हो ना जो कविता लिखते हो। मैंने कहा जी मैं पीछे जाके बैठा। कार्यक्रम हो गया। उस जमाने में पैसे थे नहीं, तो शहर के एक व्यापारी थे जिनसे हमने 501 रुपए का चंदा लिया था अध्यक्षता कराने के नाम पर। वो साड़ी का काम करते थे, शांति प्रसाद जी। वो रोज आते थे तो सामने एक भगत सिंह जी की मूर्ति थी, उसके नीचे एक शेर लिखा हुआ था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे, हर बरस मिले, शेर होता ही। उन्हें बस जीवन में कविता के नाम पर वही 2 पंक्ति याद थी। उनका ये जिद थी कि मैं अटल जी के सामने भाषण दूंगा। अब कवि सम्मेलन कराना था, 500 रुपए चाहिए थे, जो कि कवियों को पेमेंट करना था। अब मेरा कोई मित्र कुमार मिश्रा तो था नहीं, मुख्यमंत्री होने के नाते तो मुझे तो पेमेंट करना ही था, जो भी था। अब देखिए सब वो आए, शांति बाबू, उन्होंने बोला कि आज कवियों का स्वागत है और अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हैं। अटल जी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, और मैं दीपक के जमाने से जनसंघ में काम करता हूँ, और मैं आपके लिए शेर समर्पित करता हूँ, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में। मेरे को तो भाव मिल गया, ये किसने क्या बात की? अटल जी खूब जोर से हंसे। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि उन्होंने इतनी गंभीर बात जिसमें एक जीवित व्यक्ति को शहीद बोल दिया गया, इसको आनंद से लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अटल जी प्रधानमंत्री हुए, 3 बार प्रधानमंत्री हुए। मैं लगभग 50-100 बार अटल जी से मिला। जब भी मैं महीने भर बाद अटल जी के पास जाता था, हम प्रमोद जी की वजह से उन्हें बाप जी बोलते थे अकेले में, और जब उनके पैर छूते थे तो बाप जी हमसे एक बात पूछते थे, और वो कैसे हैं सज्जन जिन्होंने हमें शहीद बना दिया था। ये जो सहजता होती है कि बुरा ना मानना,
एक दूसरे की बातों को स्वीकार करना भारतीय राजनीति में लुप्त होती जा रही है। मुझे लगता है अटल जी की आवश्यकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका इसलिए आभार कि आपने अनायास ही, क्योंकि आप कार्यकारी प्रधान हैं इस प्रदेश के जिसमें हम रहते हैं, आपने घोषणा की कि अटल जी के नाम पर प्रत्येक विश्वविद्यालय में, प्रत्येक विद्यालय में, हर कस्बे में, हर नगर पालिका में एक अटल काव्य संध्या हो जो भारत के राष्ट्रवादी सुर को प्रांजल करे। इसमें एक छोटा सा अनुरोध मेरी ओर से कि जो कवि सम्मेलनों के पारंपरिक कवि हैं, जो रोज रात कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन में जाते हैं और लाख 2 लाख रुपया लेते हैं, उनको छोड़कर जो नए लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं उनको आमंत्रित किया जाए। मुझे लगता है अटल जी की वैचारिकी और उस प्रकार की सोच के लिखने पढ़ने वाले हम प्रदेश से दे पाएंगे। बहुत बहुत आभारी। मुझे बात करनी थी, मैं कुछ एक कविताएं मुझे सुनानी है और आप सबका ही आसरा है। कोई दीवाना कहता है बहुत अच्छी बात। एक तो मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में राजस्व तो अच्छा आ रहा है लेकिन फिर भी कम आ रहा हो तो कवियों से लो, क्योंकि इस देश में कोई कवि सम्मेलन ऐसा नहीं होता जिसमें 6 कवि हो और 5 मुख्यमंत्री के ऊपर कविता ना सुना रहे। पूरे देश में कविता सुनाई जाती है और ये हम तो मतलब पूरे देश में कहते कहते परेशान हो गए जब आप मुख्यमंत्री बने। आपने हम प्रेम के कवि और आपने तुरंत ही रोमियो स्क्वाड का इंतजाम किया। तो हमसे तो पूरा भारत पूछता था कि यार ये क्या तरीका है, तुम तो प्रेम के कवि हो, तुम्हारे मुख्यमंत्री ने प्रेम ही बंद करा दिया। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी शांति चाहते हैं। हर नेता का अपना एजेंडा होता है। प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये अलग बात है कि कुछ लोग पैक करा के लंदन देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का अपना एजेंडा है, ना किया है ना करने दूंगा। 22 तारीख का स्वर्ण सप्ताह तो आपके सामने सज्जित हो ही रहा है। आप सब आमंत्रित हैं। मैं भी आपसे वहाँ मुलाकात करूंगा। कल भी अयोध्या जी दर्शन के लिए जा रहा हूँ और एक चैनल के कार्यक्रम के लिए पहले कुछ पंक्तियां नहीं पढ़ता हूँ, सुनने का निवेदन करता हूँ। केवल एक कविता सुनाकर विराम दूंगा कि तुझी में रात हो जाना, तुझी में रात हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। प्रेम चाहे मुल्क से हो या महबूब से हो, आपको प्रेम बड़ा करता है। आप इश्क करते हैं तो बड़ा करता है, चाहे माँ से करें, चाहे भगवान से करें, चाहे किसी चेहरे से करें, चाहे सरहद से करें। कि तुझी में रात हो जाना, तुझी में भोर हो जाना, तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। मैं सुना रहा हूं आपको कि तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना। अगली पंक्ति को प्रारंभ कर दीजिए मुझे। तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना। मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना। मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना। ये बदलने को तो इन आँखों के मंजर कम नहीं बदले। बात करो, यही पेमेंट है कि बदलने को तो इन आँखों के मंजर कम नहीं बदले। ये जो भूपेंद्र जी आप अध्यक्ष हैं, सरपरस्त हैं इस पार्टी के, ये आपके बड़ा क्या रिवाज है कि प्रोग्राम में बुक करो कि भाई साहब आ जाइए, राष्ट्र के नाम पर आ जाइए। इतने राज्य में आपने सरकार बना ली, किसी को छोड़ा नहीं आपने। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं टीवी उठाऊंगा, रात को सपने आते हैं कि मैं टीवी खोलूंगा और अमित शाह कह रहे होंगे कार्यकर्ता मिलकर उज्बेकिस्तान चुनाव की तैयारी। मतलब क्या चाहते हो आप? उसके बाद पेमेंट चीज सब जगह होता है। ये बदलने को तो इन आँखों के मंजर कम नहीं बदले। तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। मैं पिछली शताब्दी का आदमी हूँ, 70 में पैदा हुआ, अर्धशती बीत गई, लेकिन इश्क कैसे किया जाए, किसी से भी किया जाए तो पंक्ति सुनना कि तुम्हारी याद के मौसम हमारे
बदले। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के। और ये खुददारी रहनी चाहिए उत्तर प्रदेश के नागरिक में। कोई चुनौती आए, किसी प्रकार की चुनौतियां, भारत के सबसे बड़े राज्य है आबादी की दृष्टि से भी और अपनी गुणवत्ता की दृष्टि से भी। इसलिए 2 पंक्तियां अपने राज्य के युवाओं को सौंपता हूँ। कभी संकट आए, कभी अंधेरा घेरे तो ये पंक्तियां सुनना निवेदन करता हूँ कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम। हवा का काम है चलना, दिए का काम है। अगली पंक्ति पर पता चले कि भारत गा रहा है अटल जी के सम्मान में। हवा का काम है चलना, दिए का काम है चलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी तुम्हारी और मेरी रात में बस कर के बिना तुम्हारी सो के गुजरी है। आप मुझे बुलाते ही ना होते। चलो तुम सभी गाओ, जितने बाहर तीनों हॉल में लोग हैं, लाइव जा रहे हैं, सब गाओ कि कोई दीवाना कहता है, कोई मगर मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है। समय की मर्यादा है कि मानस भी है और गीता भी है राम, और राम है राम भी, राम सीता भी है। राम साधन भी है, राम ही साधना। राम ही साधना, राम आराध्य है, राम आराधना। राम एक पंक्ति विशेष रूप से सुनिए। राम